चैप्टर नंबर 15। कल हमने ये पढ़ा था कि अगर एक बंदा रिटर्न जमा करवाए तो वो रिटर्न बन जाती है एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर में आप कोई तब्दीली करना चाह रहे हैं तो फिर कमिश्नर आपको इशू करेगा अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। पढ़ें। हमारा साल है 2013, उसकी रिटर्न हमने जमा कराई 14 में, बल्कि अगर खुल के बात करें 30 सितंबर 13 को, तो हमने 30 सितंबर 13 को रिटर्न जमा करवाई है 30 जून 13 के साल की। ये जो हमने रिटर्न बनाई है ये बन गई है एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। इसके एंड से 5 साल के अंदर अंदर कमिश्नर आपको ऑडिट भी कर लेगा, शो कॉज नोटिस भी इशू कर देगा और अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर भी इशू कर देगा। वैसे ये आज हम पढ़ेंगे, चले वो जब मैं पढ़ाऊंगा तब देख लेंगे। पॉइंट 3 निकालें। अच्छा, पॉइंट 3 सबसे आसान पॉइंट है। हमने ये पढ़ा था कि जब आप रिटर्न जमा करवाते हैं तो रिटर्न बन जाती है एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। पॉइंट 3 कह रहे कि जब आप रिटर्न रिवाइज करके जमा करवाओगे तो ये बन जाएगा अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। तो हमने पढ़ा था कि जब आप 2010 के साल की रिटर्न मैंने 11 में जमा करवाई, इसको कहते हैं ओरिजिनल रिटर्न। ओरिजिनल रिटर्न बन गई एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 120। लेकिन जब आपको खुद ही एहसास हुआ, किसी ने नहीं कहा कुछ, आपको खुद ही एहसास हुआ कि मैं रिटर्न रिवाइज करके जमा करवाऊं, तो जब आपने रिवाइज रिटर्न फर्निश की वैसे ही ये बन गई अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशूड बाय कमिश्नर। मतलब ये कि आप लिख सकते हैं ओरिजिनल रिटर्न का स्टेटस होता है एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर और रिवाइज रिटर्न का स्टेटस होता है अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। ये हमने पढ़ा था सेक्शन 120 में के 1 में, और ये आज हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 122 के 3 में। स्टेटस वो नहीं जो आप लगाते हैं और अगला उस पर रिएक्ट करता है और देखते हैं कि कितने रिएक्शन आ गए, वेले लोग। ओके, वेयर द, ये तो खाना खुना कुछ नहीं, इधर देखें। वेयर द टैक्स पेयर, जब कोई टैक्स पेयर जमा करवाएगा कौन सी रिटर्न? रिवाइज रिटर्न। सेक्शन 114 में लिखा हुआ था कि रिवाइज रिटर्न जमा करवाने के लिए साइन करने हैं, दोबारा रीजंस बतानी है, और इनकम कम करके नहीं ला सकते, ज्यादा करनी है, कुछ इस किस्म की बातें लिखी हुई थी। वेयर अ पर्सन फाइल्स अ रिवाइज रिटर्न अंडर सेक्शन 114, तो 2 अजम्पशंस ली जाएंगी। कितनी अजम्पशंस ली जाएंगी? 2 अजम्पशन ली जाएंगी। एक अजम्पशन ये ली जाएगी कि हमने एज्यूम कर लिया है कि आपकी असेसमेंट मेड हो गई है, और दूसरी अजम्पशन ये ली जाएगी कि आपको अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशू भी हो गया। तो where a taxpayer furnishes a revised return, it will be assumed that commissioner has made an assessment of income and tax, and the revised return shall be considered as an amended assessment order issued by commissioner. हालांकि ये फिजिकली इशू नहीं होगा, ये वो आपको इशू नहीं करेगा फिजिकली, बस एज्यूम कर लिया जाएगा कि क्या हो गया आपको। तो जब आप ओरिजिनल रिटर्न जमा करवाते हैं ये एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर बन जाती है, जब आप रिवाइज रिटर्न जमा करवाते हैं ये अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर बन जाता है ऑन द डे द रिटर्न वाज फर्निश्ड। ओके, आज का हमारा
दूसरा और इंपॉर्टेंट सवाल ये है, जब सारे टेंटिव हो जाएं जल्दी रेट आने वाले, कि एक दफा अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट हो गई तो क्या दोबारा अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट की जा सकती है या नहीं की जा सकती। आज का हमारा सवाल यह है कि एक दफा अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट हो गई तो दोबारा अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट की जा सकती है या नहीं। चलें, एग्जाम्पल नंबर 1, आपका ईयर एंड है 30/6/2012। 30/6/2000, भाई इधर देखें, आपका ईयर एंड है 30/6/2012। आपने इसकी रिटर्न फाइल की 30/9/12 और ये रिटर्न बन गई एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। ये रिटर्न बन गई एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। अच्छा, कल हमने पढ़ा था कि फर्स्ट अमेंडमेंट कब तक हो सकती है। कल हमने पढ़ा था फर्स्ट अमेंडमेंट कब तक हो सकती है। फर्स्ट अमेंडमेंट मैंने कहा था 30/12 से गिनना नहीं शुरू करना, 30/13 से गिनना शुरू करना है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट हो सकती है विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच एज्यूम्ड ऑर्डर इज इशूड। ये वाला फाइनेंशियल ईयर तो 30/13 का है, तो इसके बाद कितने अरसे के अंदर हो सकती है? 30/13 से 30/18 तक, 30/18 तक हो सकती है। अच्छा, ये तो कल मैंने बताया था हो सकती है, आज मैं कराने लगा हूं। फर्स्ट अमेंडमेंट टुक प्लेस, पहला अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आपको इशू हुआ। फर्स्ट अमेंडमेंट टुक प्लेस ऑन 22 जून 2018। 22 जून 2018। आप बताएं पहली अमेंडमेंट टाइम पे हुई है या नहीं। मेरा आज ये सवाल नहीं है, मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगा, अभी कल वाली बात पूछ रहा हूं। पहली अमेंडमेंट टाइम पे हुई है या नहीं? कैसे टाइम पे हुई है मुझे जरा बताएं। 30/12 से 5 साल गिने या 30/13 से? असल में 12 की रिटर्न 13 में जमा कराते हैं ना, तो 30/13 से आगे 5 साल गिने, 30/13 से आगे 18। तो इसका मतलब है, इसके साथ छोटा सा सोल्यूशन लिख लेते हैं। वैसे ये जो पहली अमेंडमेंट हुई है विद इन टाइम, ये अल्लाह का शुक्र है विद इन टाइम हो गई है। लेकिन मेरा सवाल आज का ये नहीं है, मेरा सवाल है रिक्वायरमेंट। मेरा सवाल है बाय व्हेन, बाय व्हेन फर्दर अमेंडमेंट कैन बी मेड। बाय व्हेन फर्दर अमेंडमेंट कैन बी मेड, कब तक फर्दर अमेंडमेंट हो सकती है, यह मेरा सवाल है। उसका जवाब है लेटर ऑफ। लेटर ऑफ 5 year और 1 year। 5 year आपने वहीं से गिनने हैं 30/13 से। 5 year आपने वहीं से गिनने हैं 30/13 से। 30/13 से आगे 5 year गिने 30/18 और 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच अमेंडमेंट टुक प्लेस। 1 year 5 year इसके एंड से गिनने शुरू करने हैं और 1 year इसके एंड से। सो कब आपको पहली दफा छेड़ा गया? 22/18। 22/18 के बाद कौन सा 30 आ रहा है? 30/18 8 दिनों बाद आ रहा है 30/18। इसके आगे 1 year गिने। 1 year आपने 5 साल उसी तरह गिनने हैं, लेकिन 1 year आपने गिनने फ्रॉम अमेंडमेंट के फाइनेंशियल ईयर के एंड से। 1 year आपने गिनने अमेंडमेंट के फाइनेंशियल ईयर के एंड से। वो 1 year का पूरा हो रहा है 30/19।
सो आप बताएं अगली अमेंडमेंट कब तक हो सकती है? लेटर क्या है? 30 जून 19 तक फर्दर अमेंडमेंट हो सकती है। अब जरा बात तसल्ली से सुन लें, कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। हमारा साल कौन सा है? इसकी रिटर्न कब जमा कराई? 30/9/12 को। लेकिन ये साल कौन सा है? 30/13। इसके 5 साल में पहली अमेंडमेंट हो सकती है। हो गई? जब हो गई तो फर्दर कब तक हो सकती है? फर्दर के लिए वही 5 साल वाली लिमिट है। पहले वो लिख दें, 5 ईयर फ्रॉम दिस, इस 30/13 से, या 1 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ दिस। चले नोट करें। फाइव ईयर कल वाले और 1 ईयर आज नमा। ये हम पढ़े हैं सेक्शन 122 का 4। ये हम पढ़े हैं सेक्शन 122 का 4। पढ़ने आए हैं और पढ़ें कॉलेज में बस, और कोई इधर उधर की हरकतें ना करें। और क्या कहते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ तो वैसे ही छोड़ दें। जो काम करने हैं वो करके जाया करें, पूर्वकार जिंदगी गुजारिएगा। वरना ये सोशल मीडिया पे जो कुछ बच्चों की बातें आती हैं ना, फिर ये अकाउंट देख के ज़रा फिर जब हम कुछ कहते हैं फिर उनको बुरा लगता है। पूर्वकार जिंदगी गुजारें, पूर्वकार तरीके से रहें। ओके, मतलब पता तो चल ही जाता है कौन क्या कर रहा है। एग्जाम्पल 2। अच्छा बताएं जी, असूल क्या है? पहली अमेंडमेंट कब तक हो सकती है? जल्दी नोट कर लें पहले। चलें, पहली अमेंडमेंट तो कल सिखाई थी ना। आज अमेंडमेंट हुई हुई को फर्दर हुई हुई करने लगे हैं। हुई हुई ओहो, उसको कैसे पता चलना कैमरा उधर? और पुत्र है तीनों नजर नहीं आ रहा, बत्ती पैरी होते। मैं क्या बत्ती पैरी होते नजर नहीं आ रहा? रिफ्लेक्शन पड़ती है ना माय डियर, ये मैं क्या हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आज आई ना साथ वाले को नीनो, तो इसको प्रिंसिपल रूम में भेज देना तकिया देके, बैठ उधर सो इधर। अच्छा चलें रिवाइज करें। ओके, टैक्स ईयर क्या है? 30 जून 2016। उधर नोट कर लिया। रिटर्न फाइल्ड बोलें 30/9/16। ये साल कौन सा है? 30 जून 17 का। बंद दरवाजा बंद। ये तो कोई तरीका नहीं ना, क्लास हो रही है। अच्छा 30/9/16 रिटर्न फाइल। फर्स्ट अमेंडमेंट मेड, फर्स्ट अमेंडमेंट मेड। मैं करावांगा फर्स्ट, मैं मेड कराने लगा हूं। आप लोग कह रहे हैं कब तक हो सकती है, मैं ये बताना ही नहीं। अच्छा जी, 25 अगस्त 2019 को फर्स्ट अमेंडमेंट होगी। 25 अगस्त 2019 को। चलें जी सॉल्व करें सवाल। रिक्वायरमेंट, बाय व्हेन सेकंड
अमेंडमेंट, केस फंस गई, कैन बी मेड। चलें सॉल्व करें, जल्दी सॉल्व करें, सॉल्व तो करें ना, लेटर ऑफ लिखें। भाई लेटर ऑफ लिखें, 5 ईयर 1 ईयर गिने। अच्छा इन तारीखों से नहीं गिनना होता, इसके ईयर एंड से आगे गिनना होता है। भाई अब सादा सी बात, इसके एंड से आगे कितने साल गिनने हैं और इसके एंड से आगे, जिसको समझ नहीं आ रही वो सादा सी बात लिख ले बेशक। इसके एंड से आगे 5 साल गिनने हैं, उसके एंड से आगे 1 साल। ये लाल से मैंने सोल्यूशन लिखा है या लाल से क्वेश्चन लिखा है? सोल्यूशन ही है ये तो, अब मेरे ख्याल से लाल से तो प्लीज पुरवकार तरीके से क्लास में रहें। अच्छा लेटर ऑफ 5 ईयर ना 317 से आगे गिनने हैं, 317 से आगे 18 19 20 21 22, 5 यहां से 317 से आगे गिनने हैं, 18 19 20 21 322 या 1 ईयर। इसके इसके इसका एंड तो 320 को हो रहा है, इसका एंड तो 320 को हो रहा है, तो इससे आगे 30 व्हाट इज लेटर। असल में आपने देखे इस सवाल में पहली अमेंडमेंट काफी जल्दी हो गई थी। फील हो रहा है या कराऊं? फील ना होगा तो मुझे बता दिया करें। कमिश्नर की मर्जी है, इतनी मर्जी अमेंडमेंट्स कर ले। इसके एंड से कितने गिनने हैं? इसके एंड से और इसके एंड से 1। आ जाइए इधर, पेज कौन सा है? गप्पा नहीं मारनी है, गप्पा नहीं मारनी है, यू आर नॉट सपोज टू डू बातें। ओके 2-3 सवाल और करें प्रैक्टिस के तौर पे। लेटेस्ट एंड में भी यही सवाल आया था। मिस्टर आमिर फाइल्ड रिटर्न ऑफ 2020 ऑन 30/9/20। 20 की रिटर्न कब जमा करवाई है? टैक्स ईयर बताए ना, टैक्स ईयर 30 जून 20, टैक्स ईयर 30 जून 20। रिटर्न फाइल्ड ओ बताएं ना। अब नीचे डायग्राम सुने, पहले मैं डायग्राम से समझाया करता था, बाद में पता चला बच्चों को ऐसे ही समझ आ जाता है। तो रिटर्न फाइल्ड 30/9, लेकिन एक बात लिखें, ये एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर है। ये क्या है? The return filed by him is considered as an assumed assessment order issued by tax authorities. It is also called as he was selected for audit and first amendment of assessment took place in March 26। बताएं जी फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुई? मार्च 26 में। अच्छा वैसे पूछ रहा हूं फर्स्ट अमेंडमेंट विद इन टाइम है? असल में 30 जून 21 से गिनना है ना, 22 23 24 25 26 30 जून 21 से गिनना है ना, 22 23 24 25 26 30 जून 26 आखिरी दिन था, उससे पहले पहले हमने कर लिया, मार्च में कर लिया। अब सेकंड की डेट बताएं। जल्दी बताएं जी आंसर। लेटर ऑफ, जल्दी बताएं ना किस किस में से लेटर आ? लेटर ऑफ 5 ईयर और 5 ईयर कहां से गिनने हैं? 30/9/20 के एंड से, 30/9/20 के एंड से 5 ईयर गिने,
30/21 से आगे 5 ईयर गिने ना, 30 और इसके एंड से 1 साल गिने, लेटर 27। अब जरा इंग्लिश का फिक्रा भी याद कर लें। ये कितने लोगों का सही था? उधर तो आड़े नहीं सही थी, क्या गलती हुई थी? अच्छा चलें देखें, इधर देखें सारे, बोलें इफ एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन अमेंडेड, मार्च 26 में अमेंड हुआ ना, इट कैन फर्दर बी अमेंडेड as many times as may be necessary within the later of 5 years from the end of the year in which assumed order is issued, ये हो गया 30/26, and 1 year from the end of that year in which amendment took place। इसके एंड से 1 साल गिने। अब एक ऑप्शन है ये, एक ऑप्शन है ये, लेटर क्या है? यहां तक सेकंड अमेंडमेंट हो सकती है। क्लियर? अच्छा वो भी करेंगे। अच्छा हमारा ईयर एंड कौन सा है? 30/19। हमारा ईयर एंड कौन सा है? उसकी रिटर्न कब जमा करवाई? 30/9/20 को। किस साल में? पहली अमेंडमेंट कितने अरसे में हो सकती है? होगी। ये कल पढ़ा था, मेरा आज सवाल ये नहीं है, आज ये है कि आगे कब हो सकती है। अब फिक्रा याद करें, इफ एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन अमेंडेड, इट कैन फर्दर बी अमेंडेड as many times as may be necessary within the later of 5 years from the end of the year in which assumed order is issued, or 1 year from the end of the year in which first amendment took place। जल्दी करें एग्जाम्पल 2, सोल्यूशन मत देखें, सीधे हाथ से पानी में, सोल्यूशन मत देखें, जल्दी बी क्विक। जेएस कैश अकाउंट अभी ओपन करें और 600 रुपये, मैं आपको एक दफा 600 दे देता हूँ, ये रोजाना मैसेज बंद कर दें। गेमर हो तो ये डाउनलोड करो 10 GB सोशल, नहीं मैं गेमर नहीं हूँ जी, ये बंद करवाओ, ये कंपनी के मैसेज बंद करवाओ, ऐसे टाइम जाया करते हैं ना, दुनिया का फायदा ना आखिर का। जी भाई, अच्छा कोई ऐसा बच्चा क्लास में है जो अब डेट्स लिखे बगैर ही फौरन एक दफा पहले सोल्यूशन कर लेता होता है? मिस्टर उमर ये क्यों इधर किया हुआ है? मिस्टर उमर फाइल्ड रिटर्न ऑफ टैक्स ईयर 2016 ऑन 30/9/16। पहले रुक के बताएं फर्स्ट अमेंडमेंट कब तक हो सकती है? 30/9/17 से गिने, 30/9/17 से गिने, 18, 19, 20, पहली अमेंडमेंट 22 तक हो सकती है, 30/22 तक, यानी 30/16 से नहीं गिना होता, 1 साल डाल के गिनना होता है। The return filed by him is assumed assessment or issued by, it is also called as, he was selected for audit and first amendment took place in मई 19। अब वो वाली डेट अपनी जगह रहेगी और 30/19 से आगे 1 साल गिन लेंगे, 30/22। ये एक शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। लेकिन डायग्राम देखें, साल मेरा कौन सा है? 16। रिटर्न कब जमा कराई? 30/9/16। तो इससे आगे कितने अरसे के अंदर अमेंडमेंट हो सकती है? 5 साल के अंदर। पहली अमेंडमेंट मई 19 में हो गई। इफ एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन अमेंडेड
It can further be amended as many times as may be necessary within the later of 5 years from the end of the year in which assumed order is issued, or 1 year from the end of that financial year in which amendment took place. थोड़ा सा आहिस्ते बोलो, इससे आगे एंड में क्या आया 30 जून, इन दोनों में से लेटर. Therefore, commissioner can amend for second time by a. चलिए एग्जाम्पल 3. बंदा यही कहता था समझ आ गई है बस कर दो, थोड़ी मेहरबानी छड़ दो. मतलब आज घर जाके वो टाइम नहीं होना ना, वो वाले न्यूमेरिकल दोबारा करने होंगे. अब ये कहाँ चीजें, ये तो आपको इधर ही याद करा के भेजनी है. Mr. Stampout has filed a return of income for 2010 on 30/9/10. Commissioner has amended the assessment order for the first time on 31 जनवरी 12. 30 जून 11 से आगे गिने 5 साल. 12, 13, 14, 15, 16. 16 को साइड पे रख दें. इसके एंड बताएं. 30 जून 12, इससे आगे 1 साल. 30 जून 13, 13, 16 में से लेट मैं क्या 13, 16 में जाएगा 13, 13, 16 में से लेट 16. अच्छा वैसे अगले सवाल में भाई आप देखो राष्ट्रों में ये अगले सवाल में उसने रिटर्न जल्दी जमा करवा दी है. टिम्बकटू हैज फाइल्ड रिटर्न ऑफ 2012 ऑन 20 जुलाई 12. लेकिन मेरे ख्याल से सोल्यूशन में तो फर्क नहीं पड़ेगा ना. मतलब 20 जुलाई 12 को जमा कराइए, इससे क्या फर्क पड़ता है. इसके बाद 30 जून 13 ही आना है ना, तो सोल्यूशन तो वही रहेगा. 30 जून 13 में 5 साल डालें, 30 जून 18 और इसमें 1 साल डालें, तो फिर लेटर क्या हो गया 19. लो साढ़ियाँ एग्जाम्पल ही मुक गई हैं. पढ़े जी पॉइंट 4. If an assessment order has been, अगर एक दफा हो चुका है पहले फिर करना है ना. If an assessment order has, अगर पहले ही छेड़ चुके हैं तो दोबारा छेड़ देना. If an assessment order has been amended, इसको अभी ब्रैकेट में ले लें. कॉमी में फर्दर अमेंड as many times as may be necessary. The original assessment order, original को within the 5 years from the end of the financial year in which, इसको जरा ब्रैकेट में लें, in which कॉमी is assumed as having issued the, or 1 year from the end of financial year in which, अब याद कर लें बार बार. If an assessment order, नहीं उंगली रखें यहां पे. If an assessment order, पाई उंगली रखें ये. If an assessment order has been amended, it can further be amended as many times as may be necessary within the later of 5 years from the end of the financial year in which assumed order is issued, or 1 year from the in which amendment passed. Okay. वो भी इसी तरह होता है, वो उससे आगे 5 साल, लेकिन वो नहीं पूछता. पॉइंट 5 में आ जाए, पेज 398. अच्छा, आपने क्या ऐसा जुर्म किया है कि अमेंडमेंट हुई. कल आपने 4 जुर्म किए थे तो बेस्ट जजमेंट हो रही थी. आज क्या जुर्म आपने ऐसा किया है कि अमेंडमेंट हुई. द कमिश्नर मे अमेंड और फर्दर अमेंड एन असेसमेंट ऑर्डर. द कमिश्नर मे अमेंड और फर्दर अमेंड एन असेसमेंट ऑर्डर.
द कॉमी में अमेंड और फर्दर अमेंड एन असेसमेंट ऑर्डर। याद करें, द कॉमी में अमेंड और फर्दर अमेंड एन असेसमेंट ऑर्डर। असेसमेंट ऑर्डर ना ये एज्यूम वाला है, ही में फर्दर अमेंड वेयर थ्रू ऑडिट, जब ऑडिट के जरिए और ऑन द बेसिस ऑफ पक्की खबर, वो मुतमईन है कि कोई भी इनकम आप भूल गए हैं, किसी भी इनकम को आपने कम शो किया, कम रेट लगाया, ज्यादा बेनिफिट ले लिया, या किसी भी इनकम को हेड में मिस क्लासीफाई कर दिया, इस हेड से उस हेड में डाल दिया। तो 5 बातें याद कर लें। नंबर 1, इनकम एस्केप हो गई है असेसमेंट से, इनकम कम रिकॉर्ड हुई है, टैक्स कम लगा है, रिलीफ ज्यादा मिला है। रिलीफ होता है एग्जेम्पशन या टैक्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट ज्यादा मिला है, या किसी इनकम को आपने किसी हेड में मिस क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, वही फिक्रा दोबारा याद कीजिएगा घर में। कॉमी में अमेंड और फर्दर अमेंड, एन असेसमेंट ऑर्डर, एन असेसमेंट ऑर्डर। इधर लिखा हुआ है वेयर, इधर लिखा हुआ है इफ, ई की बात है, आप वेयर बेशक लिख दीजिएगा। वेयर असेसमेंट ऑर्डर इज नुकसानदेह, वेयर असेसमेंट ऑर्डर इज नुकसानदेह टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, अगर आपने गवर्नमेंट के रेवेन्यू को किसी तरीके से भी नुकसान पहुंचाया। इफ असेसमेंट ऑर्डर मतलब एज्यूम्ड वाला असेसमेंट ऑर्डर, इफ एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर इज नुकसानदेह टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। एक आठ दिन अच्छा, ये जो बार बार लिखा हुआ है मे अमेंड, मे अमेंड, मे अमेंड, मे अमेंड, मे अमेंड, मे अमेंड, अमेंड करना जरूरी है या इशू भी करना है फिर? तो ये तो हर जगह वैसे ही पढ़ते होते हैं। आफ्टर मेकिंग, मेक करने के बाद क्या करना है? द इशू शेल अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर स्टेटिंग द अमेंडेड टैक्सेबल इनकम, अमेंडेड टैक्स पेड इफ एनी, टाइम, प्लेस एंड मैनर ऑफ अपीलिंग अगेंस्ट द, ये कल वाली बातें हैं ना, अपीलिंग अगेंस्ट द अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। मेक करना है, मेक करने के बाद आपके घर क्या करेगा? इशू करेगा। पक्की खबर क्या होती है ये खुद ही पढ़ लीजिएगा। चले मैं पढ़ा। पक्की खबर क्या होती है? मतलब आपने कोई सेल की, परचेज की, आपके पास कोई पैसे आए सर्विसेज देके, कोई भी पैसे आए आपके पास जिस पे टैक्स लगना था, कोई आपने चीज खरीदी, आपने अपने पास रखी हुई है या आपने बेच दी, कोई भी वैल्यूएबल आर्टिकल, इन्वेस्टमेंट वगैरह, या कोई भी आपने खर्चा किया, इस बारे में अगर कमिश्नर को पता चल गया तो ये एक आपके बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन है? पक्की खबर। और पीछे हमने पढ़ा था कि अगर आपके बारे में पक्की खबर मिल जाए, ऑडिट और पक्की खबर, आपके बारे में पक्की खबर मिल जाए इन बातों के बारे में, तो आपको फिर आपकी अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट होगी, आपकी अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट होगी। और आखिरी बात इसमें, इधर ही तरह बना लेते हैं, इधर ही दोबारा बना लेते हैं। दो 2012 तारीख बताएं। 30/9/12, 2014, 15, 16, 17, 18 तक हो सकती है ना? 18 तक। कितने अरसे तक हो सकती है? 18 तक। ऐसा ही है। तो ये फाइनल लिमिट है जब तक हो सकती है। अच्छा, आपका हुआ शुरू ऑडिट, ऑडिट के बाद आपको आया शो कॉज नोटिस, इसके बाद आपने किया रिप्लाई, इसके बाद टीपी रिप्लाइड। ठीक है, टीपी रिप्लाई को मैं उड़ा रहा हूं फिलहाल कोई। इसके बाद आपके घर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आ गया। घूरी, भौंकना, बार्किंग और काटना, वडना। ठीक है,
उसने आपका ऑडिट शुरू किया, आपसे वजह पूछी, आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं था, उसने अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आपके घर भेज दिया। हो सकता है इधर आपने कहा हो मेरी इनकम है 20 लाख, हो सकता है इस दिन आपने कहा हो मेरी इनकम है 20 लाख, और उसने कहा हो नहीं आपकी इनकम है 30 लाख। इन दोनों के दरमियान 1 साल का गैप हो सकता है मैक्सिमम। इन दोनों के दरमियान कितने अरसे का गैप हो सकता है? 1 साल का। बार्किंग के बाद 1 साल के अंदर अंदर बाइट कर लेना, वरना भूल जाता है बार्क किसने किया था। मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि आज के बाद अगर डॉगीज बार्क करेंगे तो विद इन 1 ईयर बाइट भी कर सकते हैं। ये डॉगीज एसोसिएशन, मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर शो कॉज नोटिस इशू हो गया है तो उसके कितने अरसे के अंदर अंदर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर हो सकता है? 1 साल के अंदर। मतलब एक और लिमिटेशन आ गई सॉर्ट ऑफ कि इसके इतने अरसे के अंदर आपने ये कर लेने। पहले जरा पढ़ लें फिर उसके बाद नोट कीजिएगा। एन असेसमेंट ऑर्डर, और बोले ना एन असेसमेंट ऑर्डर, एक तो असेसमेंट ऑर्डर ही नहीं पता लग रहा क्या वाला, ये वाला जो आपने रिटर्न फाइल की है, और ये कौन सा है? एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। An assessment order can be amended if taxpayer has been provided with an opportunity of being heard. Opportunity of being heard का क्या मतलब है? शो कॉज नोटिस। डायग्राम बाद में नोट करेंगे। An assessment order can be amended if taxpayer is provided with a show cause. Amended assessment order shall be issued within 1 year of issuance of show cause notice or in such extended period as the commissioner may allow. The extension shall never exceed 90 days. और 90 दिन की आप एक्सटेंशन उसमें ले सकते हैं। डन। अब इन दोनों बातों का मतलब क्या है? इन दोनों बातों का मतलब समझे, इन दोनों बातों का मतलब समझे, इन दोनों बातों का मतलब अम्मी ने कहा बेटा तुमने शाम 5 बजे तक घर आ जाना है। शाम 5 बजे तक घर आ जाना है। मिसाल के तौर पे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तुमने 5 बजे तक घर आ जाना है। ये पहली लिमिटेशन। और दूसरी, जब भी तुम दही की दुकान पे पहुंचे तो उसके 1 घंटे के अंदर अंदर तुमने घर होना है। तो 2 लिमिटेशंस लग गई। अब आपने सारे कामों को मैनेज करना है। क्या करना है आपने? एक तो ये मैनेज करना है कि मैं 5 बजे से पहले पहले घर पहुंचूं। एक तो ये मैनेज करना है कि मैं 5 बजे से पहले पहले घर पहुंचूं। अब आप 2 बजे दही की दुकान पे पहुंचे, 3 बजे पहुंचे, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मेरा यह मशवरा है कि 2-3 बजे जल्दी दही की दुकान पे पहुंच जाइएगा। लेकिन अगर 3 बजे दही की दुकान पे पहुंच गए तो घर फिर आने के लिए 1 घंटा है सिर्फ। फिर आप कितने अरसे के अंदर अंदर आ सकते हैं? तो दीज आर 2 इंडिपेंडेंट लिमिट्स। ये 2 इंडिपेंडेंट लिमिट्स हैं, इनको जरा समझने की कोशिश करें। मैं आपको कहूं कि भाई क्लास में 2 बजे से पहले पहले आ जाना है, 1:30 बजे भी आ जाए वो आपकी मर्जी है, 1 बजे भी आ जाए वो आपकी मर्जी है। मैं कहूं क्लास में आपने 2 बजे से पहले पहले आ जाना है। और अगली बात मैं आपसे कहूं, अगर तुम नजर आए कैंटीन पे तो उसके 10 मिनट के अंदर क्लास में होना। अब आपने दोनों बातों को फॉलो करना है। अब अगर आपको ज्यादा शौक है सैर का तो आप कैंटीन पर 1:50 पे चले जाएं। आप कैंटीन पे 1:50 पे चले जाएं और 2 बजे तक क्लास में आ जाए, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन अगर आप कैंटीन पे जाते हैं 1:45 पे, तो फिर अब मैंने 2 शराइत लगाई हैं। मैंने कहा था 2 बजे तक क्लास में आ जाना, लेकिन एक और शर्त थी कि कैंटीन पे जाने के बाद 10 मिनट में क्लास में मुझे नजर आओ। तो अगर आप अक्लमंद बंदे होंगे तो क्या करेंगे? अक्लमंद बंदे होंगे तो कैंटीन ही बड़ी लेट जाएंगे ताकि वो आप अवेल कर लें। लेकिन अब अगर आपने शो कॉज नोटिस इधर इशू कर दिया ना, आप फिर 5 साल का वेट ना करें। या तो शो कॉज नोटिस इशू ही लेट करें, या तो शो कॉज नोटिस इशू ही लेट करें, या फिर आप क्या करें, या फिर आप जो है वो जब भी हुआ है तो इसके 1 साल के। बात सादा है, बात को कॉम्प्लिकेट नहीं हम करने लगे, बात सादा सी है। पेपर में जो लिमिटेशन पूछते हैं वो यही वाली पूछता है। ये वाली लिमिटेशन आज तक उसने कभी पूछी नहीं। लेकिन ये लिमिटेशन आसान है, दोनों का आसान मतलब है, बिल्कुल आसान सा मतलब है। अच्छा, अब अम्मी ने कहा बेटा तुम जो है वो दोपहर 2 बजे तक घर पहुंच जाना, लेकिन अगर तुम खाला के घर नजर आए मुझे तो उसके 15 मिनट के अंदर तुम घर हो। अब आप 1 बजे हमसाये में खाला के घर पहुंच गए। अब उधर से आप अम्मी को आवाजें आ रही हैं। अब आप 2 बजे तक घर जा सकते थे, लेकिन अब आपको 1:15 तक घर जाना पड़ेगा क्योंकि 2 लिमिटेशंस लगी हुई थी ना। तो आप बता दें असूल क्या है?
कितने साल के अंदर अमेंडमेंट हो सकती है? 5 साल के अंदर। लेकिन अगर शो कॉज नोटिस इशू हो गया तो फिर उसके कितने अरसे के अंदर अमेंडमेंट हो सकती है? 1 साल के अंदर। डन। तो बात सादा सी है, इसको इंग्लिश में याद करें। एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड इफ a show cause notice is issued, and when the show cause notice is issued, the amendment can only be made within from the date show cause notice is. However, you can request for an extension of 90 days, लेकिन 90 days की the extension shall not exceed 90 days, तो extended period as कमिश्नर में लाओ तो फिर 90 days की और extension मिल सकती है। डन, नोट कर लें, ये नई चीज है 1 ईयर वाली। मतलब बिल्कुल ही सेटिस्फाइड है तो फिर क्या टेंशन है? और दो भी साल। ओ भाई इस लिमिट को छोड़ दें, बस सादा सी बात। कितने अरसे के अंदर अमेंड हो सकता है? 5 साल। और उसके बाद कितने अरसे के अंदर? 5 साल और 1 साल, विच एवर इज लेटर। वो तो बीच में एक छोटी सी बात वैसे ही याद कर लो, शो कॉज नोटिस के बाद कितने अरसे में अमेंडमेंट होनी है? 1 साल। वो तो वैसे ही मैंने एक मिसाल देके जरा बात समझा दी थी। इस बात को बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखें। पॉइंट 9 नहीं भी आप याद करके आते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं। वो 5 और वो वाली बात जिसकी मैंने ज्यादा रिवीजन कराई है वो ध्यान में रखें। ये कल बात याद करिएगा, रिवाइज कर लेंगे ये। चलें, ऐसे अजीब सी बात करते हैं, मिक्स हो गया, यानी कि सब पासपोर्ट के अंदर मिक्स हो गया है। भाई ये आपसे उसने पूछना ही नहीं कि शो कॉज नोटिस कब इशू करे, ये वाला उसने कॉन्सेप्ट पूछना आपसे। बस एक सादा सी बात है, थ्योरी के हद तक याद कर लें। जब शो कॉज नोटिस इशू हो जाए तो उसके कितने अरसे के अंदर अमेंडमेंट होनी है? 1 साल के अंदर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब तक शो कॉज नोटिस इशू नहीं होगा अमेंडमेंट नहीं हो सकती। काटने के लिए भौंकना, सॉरी, बाइट के लिए बार्किंग जरूरी है। बाइट के लिए बार्किंग, जानबूझ के बोलते हैं फिर दोबारा कहते हैं सॉरी। बाइट के लिए बार्किंग जरूरी है। मतलब आज 100वां लेक्चर हो गया, हम आपसे खुल के बातें कर सकते हैं विद इन बाउंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह विद इन बाउंड्रीज। मुक गया, आज तो पानी सबका मुक जाना है क्लास में। आज तो पानी भरने के लिए अलग टाइम देना है आप लोगों को। हमने तो इसीलिए पहले से बताया हुआ था, आज दोबारा मैसेज कर दिया था, सारे अरेंजमेंट करके आए। चाहे जो इन चीज़ों के अंदर ना पढ़ा करें तो बहुत टाइम लग जाता होता है इनमें, और टीएस का भी बेचारा टाइम लग होता है जो काम करते होते हैं। और ओके, एक एक मिनट कीमती होता है भाई जिंदगी का। मैं आजकल कॉलेज आ रहा हूँ जरा टाइम पे, अब 8:30 मैंने टारगेट रखा होता है, 2 घंटे नॉन स्टॉप कॉलेज में काम करना है। घर में तो 4-5 घंटे चल रहा है आजकल, लेकिन कॉलेज में 2 घंटे नॉन स्टॉप। अब 8:30 की बजाय अगर मैं 8:45 पे पहुंच जाऊँ तो ऐसे हाथ पांव फूले होते हैं कि 15 मिनट ज़ाया हो गया आज के। तो एक एक मिनट की टेंशन पड़ी हुई है आजकल हमें आपसे ज़्यादा टेंशन है कि आपको फारिग करना है, क्योंकि आप कह रहे हैं मुझे फारिग कर दें, हमने आपको फारिग किया। अच्छा जी, बोले एन असेसमेंट ऑर्डर, इधर से पकड़े, एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड इफ अ शो कॉज नोटिस इज गिवन। अब आखिरी बात बोले, अमेंडेड असेसमेंट, इधर उंगली रख रख के बोलना है आप लोगों ने, उंगली रख रख के। अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर shall be issued within 1 year of issuance of or in such extended period as commissioner. Extension shall never exceed 90 days. Following periods will never be counted in above days. ऊपर वाले 1 साल और 90 दिनों में ये दिन काउंट नहीं किए जाएंगे। 1 मिनट, ये 1 साल की लिमिटेशन किसके ऊपर है? कौमी पे। ये 5 साल वाली लिमिटेशन भी कौमी पे है। हमारे पे अलग लिमिटेशन थी, हमारे पे लिमिटेशन थी 30 सितंबर तक रिटर्न जमा करवानी है। ये जो घूरना काटना ये तो टैक्स अथॉरिटीज की तरफ से हो रहा है ना। तो ये लिमिटेशंस किनके लिए हैं? 5 साल में ये करो, 1 साल में ये करो, कौमी के लिए। कौमी तो चाह रहे 1 साल के अंदर आपको काटे, लेकिन आपने स्टे ले लिया। आपने क्या ले लिया? स्टे ले लिया। आप डॉगीज एसोसिएशन के पास गए, डॉगियों के बड़े से बात की, यार मुझे ना काटना भी, आजकल मैं जरा बिजी हूं। आपने स्टे ले लिया, नो प्रॉब्लम, स्टे ऑर्डर। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, आप शेर के पास चले गए,
आपने कहा डॉगी रुक, शेर मसला हल करेगा हमारा। वो जंगल की खाला कौन है? बिल्ली। शेर ने कहा बिल्ली के पास जाओ। तो बिल्ली ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी आप किसी और के पास मसला हल कराने चले गए अपना। अब कमिश्नर चाह रहे कि 1 साल में आपकी अमेंडमेंट करे, लेकिन कभी आप स्टे लेने चले जाते हैं, कभी आप ऑल्टरनेट रास्ता, कभी आप कमिश्नर को ही बुला के कहते हैं साइड पे आ, जरा कुछ एग्री कर लेते हैं। छोड़ यार, ये कल सेक्शन पढ़ेंगे, साइड पे आ कमिश्नर कुछ एग्री कर लेते हैं। या आपने कहा कि मेरी शादी हो रही है, फिर डिले आपको मिल जाएगा आपकी रिक्वेस्ट पे नॉट एक्सीडिंग 60 डेज। 60 दिन की छुट्टी टैक्स पेयर लेके मुल्क से बाहर इधर उधर हज करने, उमरा करने, शादी करने, वो भी जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। 4 वजह से अगर टैक्स पेयर गायब हो जाए तो फिर 1 साल की काउंटिंग करनी आपने क्या कर देनी है? बंद। एक छोटी सी मिसाल, अगर टैक्स पेयर 15 दिन के लिए हज करने चला गया तो अब कमिश्नर के पास 1 साल 15 दिन है। अब समझ आ गई बात? अगर टैक्स पेयर बिल्ली के पास मसला हल करवाने चला गया और बिल्ली ने 20 दिन ले लिए, तो फिर कमिश्नर के पास 1 साल 20 दिन है, यानी काउंटडाउन पॉज हो जाएगा। समझ आ गई? काउंटडाउन पॉज हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे रेस हो रही हो, तो रेस के अंदर कोई कहते यार ये पानी पीने वाला, जो ब्रेक को पॉज कर दो जरा, तो काउंटडाउन पॉज हो जाएगा। फॉलोइंग पीरियड विल नेवर बी काउंटेड इन अबव डेज। उर्दू में लिखें, 1 साल में, 1 साल के लिए ये दिन नहीं गिने जाएंगे। 1 साल की लिमिटेशन में ये दिन नहीं गिने जाएंगे। 1 साल के लिमिटेशन में ये दिन नहीं गिने जाएंगे। अच्छा, अब सेक्शन 122 का 2 और 4 हमें क्या बताते हैं? टाइम लिमिट। सेक्शन 122 का 9 भी सॉर्ट ऑफ एक कंडीशन लगाता है या टाइम लिमिट लगाता है, बस कंडीशन ही समझ लें। सेक्शन 122 का 5 और 5A सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन व्हेन अमेंडमेंट कैन बी मेड, और सेक्शन 122 का 3 हमें स्टेटस बताते हैं रिवाइज रिटर्न का। हमें स्टेटस बताते हैं रिवाइज रिटर्न का। मेड करना जरूरी है, मेड करके इशू भी करना जरूरी है। वो कौन सा था 122 का? 6। सबसे पसंदीदा सेक्शन आई कैप का सेक्शन 122। लेटेस्ट अटेम्प्ट में भी इसी में से सवाल आया, बल्कि चैप्टर 15 में से तो शायद 10-15 नंबर का सवाल आया इस दफा। चैप्टर 15 पूरा ही उसको बड़ा पसंद है। ओके, आप जरा गौर से देखें, सारी बातें आपको रिवाइज कराता हूं। कल मैंने 122 का 2 आपको पढ़ाया था। वॉइस नोट, नया जमाना आ गया। पहले बच्चे कहते होते थे हम रिवाइज कर लेंगे साथ वाले से, आजकल सेक्शन 122 में हमने पढ़ा था, 122 के 2 में एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड विद इन, पुत्र बात से लिख ली, पुत्र बात से, पॉज, पुत्र बात से लिख ली, पुत्र बात से लिख ली, डिलीट। Guys, in section 122 we studied in section 122 subsection 2 में हमने पढ़ा था पहली दफा अमेंडमेंट 5 साल में हो सकती है, ये हमने कल पढ़ा था।
इसकी इंग्लिश मेरे से सुन लें, मुझे रिकॉर्ड तो करा लेने दें, अब मुझे भूल गया था कहाँ से शुरू, कहाँ से करना है बताओ मुझे। हाँ एन असेसमेंट, आगे मैंने पता है और थोड़ा सा सिरा पकड़ा दिया। एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड विद इन 5 years from the end of the financial year in which assumed order is issued, और 4 आज पड़ा है। if से शुरू करना है, आगे बोलें, if an assessment order has been amended it can further be amended as many times as may be necessary within the later of 5 years from the end of the financial year in which it is assumed order is issued, वो will English, or 1 year from the end of the year in which amendment took place. Point 9 में हमने एक कंडीशन पढ़ी है, amended assessment order cannot be issued without issuing show cause notice, and after issuing show cause notice you can amend the assessment within 1 or further period of 90 days. लेकिन एक साल और 90 दिन में स्टे ऑर्डर, एडीआरसी, एग्रीड असेसमेंट प्रोसीडिंग और एडजॉर्नमेंट यानी डिले एट द रिक्वेस्ट ऑफ टैक्स पेयर 60 दिन से ज्यादा, यानी टैक्स पेयर 60 दिन की छुट्टी लेके इधर उधर जा सकता है, ये उन्हें 1 साल में काउंट नहीं करना। क्लियर? 5 और 5A पेपर में बहुत ज्यादा आता है कि वो क्या सिचुएशंस हैं जब ये सेक्शन लगेगा, वो क्या सिचुएशंस हैं जब ये सेक्शन लगेगा। तो 5 में हमने पढ़ा था ऑडिट या डेफिनेट इंफॉर्मेशन की बेस पे एनी इनकम इज एस्केप्ड असेसमेंट, अंडर असेस्ड, लोअर रेट इज अप्लाइड, एक्सेसिव रिलीफ इज गिवन, और एनी इनकम इज मिसक्लासिफाइड अंडर अ हेड ऑफ इनकम। और 5A में हमने ये पढ़ा था, उंगली को मुंह से, 5A में हमने ये पढ़ा था कि यू हैव डन एनी काम विच इज प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। आपने कोई ऐसा काम किया जिससे गवर्नमेंट के रेवेन्यू को नुकसान पहुंच रहा है। और उसके बाद पॉइंट 3 में हमने पढ़ा था ओरिजिनल रिटर्न, तो असेसमेंट ऑर्डर होती है ना, लेकिन रिवाइज रिटर्न अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर, रिवाइज रिटर्न का स्टेटस बन जाता है, मेड भी हो जाती है और मेड होके इशू भी हो जाती है। और 6 में हमने पढ़ा था कि जब आप अमेंडमेंट करें फौरन उसके घर इशू कर दें, उसमें अमेंडेड इनकम होगी, अमेंडेड टैक्स होगा, और अगर आपने उसके खिलाफ अपील करनी है तो उस जगह का बताया होगा। अब शॉर्ट फॉर्म में सुन लें उर्दू में, पहली दफा अमेंडमेंट हो सकती है विद इन 5 years फ्रॉम द एंड, और दूसरी दफा हो सकती है 5 year और 1 year विच एवर इज। 9 में लिखा हुआ था अमेंडमेंट कैन बी मेड आफ्टर शो कॉज नोटिस इज इशूड, एंड इफ शो कॉज नोटिस इज इशूड, अगर बार्किंग कर ली है तो बाइटिंग कैन बी मेड विद इन 1 year। इफ शो कॉज नोटिस इज अमेंडमेंट कैन बी मेड विद इन 1 year और फर्दर पीरियड ऑफ 90 days। लेकिन 4 वजह से वो दिन काउंट करने बंद कर देंगे आप। और 5 ऑडिट या डेफिनेट इंफॉर्मेशन की बेस पर कमिश्नर को 4 बातें पता चली। 5, एनी इनकम इज एस्केप्ड असेसमेंट, लोअर रेट इज अप्लाइड, excessive relief is given, any income is under assessed, any income is classified under a wrong head of, any income is misclassified under head of income, and you have done a work which is prejudicial to interest of revenue। इन सूरतों में भी असेसमेंट अमेंड भी हो सकती है और फर्दर अमेंड भी हो सकती है। और 3 में बताया था रिवाइज रिटर्न अगर आप जमा करवाएंगे तो वो अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर बन जाएगा। और 6 तो आसान ही था, लेकिन 122 कुछ और था। 122 था कि ऑडिट में आपने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दिया, आप नॉन रेजिडेंट शिप ओनर हैं, आप वेल स्टेटमेंट जमा नहीं करवा रहे, आपको रिटर्न जमा कराने को कहा गया 12 महीने वाली, 12 महीने से कम वाली और डिसकंटिन्यूड बिजनेस वाली, आपने फिर भी रिटर्न जमा। तो कमिश्नर बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड एक्सरसाइजिंग हिज बेस्ट जजमेंट may make amendment, may make best judgment within 6 years from the end of the year to which it relates। जिस साल, मतलब उसमें आसान था, 30/5 वाली 30/11 तक हो सकती है, within 6 years from the end of the year to which it relates। तो आप मुझे आज बता दें कि बेस्ट जजमेंट कब तक हो सकती है? विद इन
और किन लोगों की हो सकती है? वो जो कल डायग्राम दिखाई थी, नॉन रेजिडेंट शिप ओनर, और वो जो कल अजीब सी डायग्राम दिखाई थी। और ये किन लोगों की हो सकती है? इनकम इज अंडर असेस्ड, एस्केप्ड असेसमेंट, लोअर रेट इज अप्लाइड, एक्सेसिव रिलीफ इज गिवन, एंड एनी इनकम इज मिसक्लासिफाइड, यू हैव डन अ वर्क व्हिच इज प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ। इन लोगों की हो सकती है और इनकी अपनी टाइम लिमिट्स हैं। डन। चलें निकालने हैं आप चैप्टर 18, 2 सवाल करने हैं इसके। चैप्टर 18 कार्ड मंगवा लो, ये सवाल करके फिर अगला पार्ट बनाते हैं। कमर पे हाथ रखें जरा, कमर पे हाथ रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल आने लगा है। साथ वाले के कमर पे हाथ रखें। पसीना आया हुआ है, अच्छा। अल्लाह अकबर। चैप्टर 18 का क्वेश्चन 18 और नंबर भी 17। चैप्टर 18 का क्वेश्चन 18। अम्मी अम्मी आज मैं करने लगा हूं चैप्टर 18 का क्वेश्चन 18। बेटा बेटा कमर इज अल्हम्दुलिल्लाह एंगेज्ड। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, शुक्रिया शुक्रिया। इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। His accountant has prepared the following tax computation for tax year 20X4. साल ऑफ मोटर्स, सेल ऑफ मोटर्स 45,000 रुपए। कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड एडमिन एक्सपेंसेस, कहते हैं इसमें डेप्रिसिएशन इस साल की नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल और एडमिन एक्सपेंसेस 33,000। ये प्रॉफिट है बिफोर डेप्रिसिएशन, ये प्रॉफिट है। फिर उसने माइनस किए हमारे साल की डेप्रिसिएशन, फिर उसने माइनस किए हमारे साल की, फिर उसने माइनस किए पुराने साल का लॉस। सॉरी, इस तरह नहीं कहते किसी को जिंदगी में, मतलब सवाल पढ़े। पहले उसने माइनस किए हमारे साल की, फिर उसने माइनस किए पुराने साल का। वैसे टोटल बिजनेस लॉस 4,000 था, लेकिन उसने माइनस कितना किया है? नहीं नहीं नहीं, असल में पता है वजह क्या है? हम आप वजह बता दें उनको वजह। असल में पता है वजह क्या है? लॉस 4,000 है, हमारे ऊपर पड़ा ही 3 था, तो ये फिगर धोखा है, इसको नहीं देखना आपको। ये लॉस कितना है बिजनेस का? 4,000। टैक्सेबल इनकम 0 आई, टैक्स 0 आया। फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ सेल। 33,000 में ये खर्चे पड़े हुए हैं। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, सेक्शन 21 आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, सेक्शन 21 बिजनेस के चैप्टर में, जिसकी समरी कल हमने आपको कहा था कि भेजेंगे, याद है ना? आप लोगों ने याद नहीं कराई, हमने भेजी नहीं, सानू की साडे पेपर ने, आज भेज देंगे आपको। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड ट्रैवल एंड होटल एक्सपेंसेस ऑफ कमर। अच्छा ये बड़ी आसान सी एडजस्टमेंट है, टेक लगा लें। कोई एडजस्टमेंट ऐसी मुश्किल आई तो वो, इसके लिए सेक्शन 21 भी रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड ट्रैवल एंड होटल एक्सपेंसेस ऑफ कमर विजिट टू मलेशिया फॉर कजन मैरिज। फिर तो ये अलाउड है, तो ये अलाउड है, ये तो नॉर्मल खर्चा है बिजनेस का। चलें आगे, तो अलाउड है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड फॉर कमर्स ऑफिस रेजिडेंस, हाँ, फिशी बाय, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। जुर्माना पे किया आपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अलाउड है? पता नहीं है। डोनेशन डिडक्शन तो नॉट अलाउड है ना, डिडक्शन तो नॉट अलाउड है ना। वो भाई हमारे खर्चों में पड़ी हुई है ना, खर्चा तो नहीं है, ये तो टैक्स क्रेडिट मिलता है, ठीक है। नॉट अलाउड, जहां बोलना होता है वहां बोलते नहीं, इधर मुझे प्रेशर डालने के लिए बोल रहे हैं आप लोग, इसका क्या होना है? चलें
सैलरी पे टू बारी, देखिए बूहे बारियां बिजनेस में बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सैलरी पे टू बारी, हु इज कमर्स ब्रो, ये कमर का भाई है, ये कमर के बेटे को देखता है जब कमर दफ्तर होता है। नहीं ऐसे तो नहीं लिखा हुआ, ऐसे तो नहीं लिखा हुआ, बस टैक्स भी कट गया उसकी सैलरी पे। ये ब्रदर से सैलरी इसलिए पे करें कि वहां के काम करता होगा दुकान पे। भाई सेकंड लास्ट रो में ये दोनों बातें करें, जरा देखें, आप देखा करें ना। दाएं में लोग कहते हैं कि मैं डिस्टर्ब हो रहे हैं, बाबा खुद रोको ना, मुझे बताओ। सैलरी पेड टू बारी हु इज कमर्स ब्रो, तो ये तो अलाउड है, जेन्युइन खर्चा है। फिनी पेड टू, सॉरी फाइन पेड टू मिनिस्ट्री ऑफ होम, बेगम को फाइन पे किया है फॉर इंफ्रिंजमेंट ऑफ एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी लॉज ऑफ किचन। घर में फाइन पे की है, फिर किसका है, गवर्नमेंट को फाइन पे किया, तो ये क्या है, अलाउड है नॉट अलाउड है? ये जो है लब हिलाई इनको, नॉट अलाउड। पुराने साल की डेफिनेशन मिल गई। बहुत देर से नहीं मिल रही थी, पुराने साल की डेफिनेशन मिल गई। पुराने साल की डेफिनेशन मिल गई, आपको भी मिल गई पुराने साल की डेफिनेशन, थर्ड लास्ट नंबर पे इनसे पूछें, मिल गई डेफिनेशन पुराने साल की, तो फिर देखें, आपस में ना बातें करें ना, थोड़ी थोड़ी देर में मुंह इधर, फिर मैं इधर कराता हूं, फिर इधर, फिर मैं इधर कराता हूं, फिर इधर। मतलब हम भी अपने जमाने में बोलते थे, लेकिन हम इस तरीके से बोलते थे कि हम जो है वो मुंह ऐसे ही रखते थे और सामने ऐसे सफा रखा होता था और बोल रहे होते थे। आप लोग तो फुल फ्लेवर है, तो इधर से तो पता चलना ही है। मतलब अच्छा, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पिछले साल की है। भाई ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में यहां तो नहीं पड़ी होनी चाहिए, मुझे नंबर लगा लेने दें। क्या मुझे भी दे के जाओ, टॉफी दी है क्या? गॉड। अच्छा, पहले माइनस करेंगे, अल्लाह अकबर, 4000, पता नहीं कॉन्सेप्ट सी फारंग। पहले माइनस करेंगे 4000, नहीं, वो तो सेल में से करेंगे ही माइनस, वो तो मुझे पता है, मैं वो जो डेप्रिसिएशन के रूल्स हैं वो पढ़ा रहा हूं। पहले माइनस करेंगे ये, फिर उसके बाद माइनस करेंगे हमारे साल की डेप्रिसिएशन, और फिर उसके बाद माइनस करेंगे, ये प्रायोरिटी है, जरा लिख लें। देखिए हर एक की प्रायोरिटीज डिफरेंट है। सबसे पहले क्या माइनस करेंगे, पुराने साल का बिजनेस, उसके बाद क्या माइनस करेंगे, हमारे साल की, वो ये है, उसके बाद क्या माइनस करेंगे, पुराने साल की, सबसे पहले क्या माइनस करेंगे, पुराने साल का बिजनेस लॉस, फिर क्या माइनस करेंगे, हमारे साल की डेप्री, फिर क्या माइनस करेंगे, पुराने साल की डेप्रीसिएशन। चलें जी स्टार्ट करें। कमर इज नॉट सेटिस्फाइड, कमर कहते हैं मैं नहीं मुतमईन, यूनिवर्सल मसला। कमर इज नॉट मुतमईन, कमर कहते हैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद अ टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्ड बाय हिज अकाउंटेंट, कहते हैं मेरे अकाउंटेंट ने जो टैक्स रिटर्न बनाई है ना, मैं इससे बिल्कुल मुतमईन नहीं हूं, एंड हैज रिक्वेस्टेड यू sorry and has requested you to review the return. 2 मिनट खुश लेने दें। Required, compute the revised taxable income of Kamar and tax payable by him. Briefly comment on the treatment of above items of expenses. Briefly comment, यानी अंग्रेजी लिख के आनी है। ये तो अगला सवाल है ना, पॉइंट 6। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। लिखे में से उसने न्यूमेरिकल सेल से शुरू किया, तो हम भी सेल से शुरू कर देते हैं। वैसे प्रॉफिट से भी शुरू करवा सकता हूं, वो भी करवा दूंगा। अभी लिखी जो मैंने लिखवाया, उसने न्यूमेरिकल, बिला वजह लड़ाइयां पाइयां ने, उसने न्यूमेरिकल सेल से, देखिए उसने टैक्स कैलकुलेशन की हुई है, सेल से शुरू की हुई है, उसने टैक्स कैलकुलेशन सेल से शुरू की हुई है। लिखें, नहीं, हम प्रॉफिट से भी करवा सकते हैं आपको, लेकिन हम फिलहाल सेल से करवा रहे हैं। लिखें, उसने न्यूमेरिकल सेल से शुरू किया है, इसलिए हम भी सेल से ही शुरू कर रहे हैं।
प्रॉफिट से भी चल सकते हैं, इसमें मर्जी आपकी। अभी मेरी माने ना, मान ली, मतलब उसने तो कंप्यूटेशन करके दे दी है ना इस्तीफा, उसने तो कंप्यूट करके दे दिया, तो आप भी उसी तरह कंप्यूट कर लें। खैर है, अच्छा लिखना, इसे मुंह ना बनाना। तो आपने प्रॉफिट लिख लिया तो काट दो, पिछले पूरे रजिस्टर के वो जो काटे मारे हैं वो। अच्छा वो पुत्र होली बोलिया कर। अच्छा, उसने सवाल सेल से शुरू किया तो हम भी सेल से शुरू कर देते हैं। चलें जी, वर्किंग नंबर 1, इनकम फ्रॉम बिजनेस। भाई कैमरे उतरवा दो, सारे बच्चों के ईमान बने हुए हैं माशाल्लाह, कोई मसला नहीं, कोई कुछ नहीं करता इधर। सेल, सेल ये वतन 45,000 रुपए। सेल देख के भी शर्म आती है, 45,000 की मोटरें बेची हैं। सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल एंड एडमिन। मेरे ख्याल से इस तरह कर लेना, टोटल माइनस नॉट अलाउड इज इक्वल टू अलाउड। लिखें जरा सफे के टॉप पे, सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस करने होते हैं। लिखे ना, मेरे कहने पे लिखें दोबारा, सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस करने होते हैं। हमने एक और सवाल भी किया था डॉक्टर सोना वाला, वो भी सेल से चले थे। सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस करने होते हैं। वैसे लिख लें, प्रॉफिट से चलते हुए नॉट अलाउड एड बैक करने होते हैं, ये भी लिख लें, प्रॉफिट से चलते हुए नॉट अलाउड एड बैक करने होते हैं। लिखे ना, तो प्यार से कह रहा हूं, प्रॉफिट से चलते हुए नॉट अलाउड एड बैक करने होते हैं, और सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस करने होते हैं। चलें जी, आप बताएं टोटल कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? 33,000। अगर मैं टोटल में से नॉट अलाउड माइनस करूंगा तो बाहर कौन से आ जाएंगे? अलाउड। ये फॉर्मेट जरूर लिखेंगे, टोटल माइनस नॉट अलाउड इज इक्वल टू अलाउड। करें जी, 33,000 में कुछ मसले हैं, ये टोटल है। 33,000 को बाहर सेल में जाके माइनस कर दूं, या 33,000 में 100 पड़ा हुए तो पड़ा रहने दूं? पड़ा रहने दें। देखें, 33,000 में 100 पड़ा हुए बिजनेस के ट्रेवल फेयर, बिजनेस का एक ट्रेवल हुआ था, तो 33,000 में बिजनेस का एक ट्रिप पड़ा हुआ है। 33,000 में 100 को अगर मैंने पड़ा रहने दिया तो इसमें से माइनस हो जाएगा सेल में से, तो होने दें, क्योंकि ये बिजनेस का जेन्युइन खर्चा है या जाली? पड़ा रहने दें। 33,000 में अगर कोई भी एडजस्टमेंट ना करें तो 33,000 पूरा का पूरा माइनस हो जाना। लेकिन मेरे ख्याल से 33,000 में पड़ा हुआ है घर का बिजली का बिल। क्या 33,000 में घर का बिजली का बिल पड़ा रहने दूं, या 33,000 में से मिन्हा कर दूं? 150। मेरे ख्याल से हम आहिस्ता आहिस्ता जेन्युइन खर्चों की तरफ जा रहे हैं। 33,000 में से जाली खर्चा माइनस करेंगे तो जेन्युइन खर्चा बाहर आ जाएगा। ये काम अक्सर आप किया करते थे, परचेज में से नॉट अलाउड माइनस परचेज, जेन्युइन वाली बाहर आ जाती थी। परचेज में ये पड़ा है, ये पड़ा है, ये पड़ा है। ओके, बॉल पॉइंट को मुंह से निकाल के आगे। जुर्माना पे टू डिस्ट्रीब, हाँ क्या, हटो, किधर जाओ, जल्दी। पॉज कर दो, कितनी देर में आ रहे हो? आ रहे हो, पॉज कर दो, चलो रहने, आगे चलें। रिदम ही टूट जाता है सारा, बस भी नहीं रुकती, बस में नहीं इनको। अच्छा,
डैमेजेस पेड टू डिस्ट्री, ये देखें ये बोले ये खर्चा जेन्युइन है जाली है? अगर जेन्युइन खर्चा है तो 33,000 में पाव है, में मेरे में 200 पाव है, प है रेडे बोल दें या समझ आ रहा है? प है। आए अगर मैंने 33,000 में डोनेशन पई रहने दी, अगर मैंने 33,000 में डोनेशन पई रहने दी तो वो सेल में से माइनस हो जाएंगी, हालांकि वो तो टैक्स में से माइनस होनी चाहिए। तो इसको फिर इधर से फिलहाल निकाल लें, 33,000 में नहीं पड़ी होनी चाहिए डोनेशन, मतलब नॉट अलाउड में एक एक करके निकाल रहा हूं ना बाहर, फॉर्मूला तो ऊपर लिखा हुआ है, पूछें। असल में सादा सी बात है, एक भी बात समझ आ जाए काफी है। खर्चों में कोई भी जाली खर्चा पड़ा हुआ है ना वो निकाल दें, माइनस कर दें, ताकि जेन्युइन खर्चे बाहर आ जाएं। अच्छा खर्चों में भाई की तनख्वाह पड़ी हुई है, बोले पई रहने दें, बोले पई रहने दें, वह पई हुई है, पई भाई की तनख्वाह पड़ी हुई है, पड़ी रहने दें, जेन्युइन खर्चा बिजनेस में। नहीं भाई को नहीं पड़े रहने देना खर्चों में, भाई की तनख्वाह भाई को पड़ा रहने दें। ओ ए बबल कितों मुकनी है, घंटा ते हो गया तेनू बबल खान। अच्छा फीनी पे जी, क्वेश्चन में लिखा हुआ कमर का भाई कमर के अंदर बिजनेस में हेल्प कर रहा है, मैं मान रहा हूं क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखा, तो फिर सैलरी का लफ्ज क्यों लिखा हुआ है क्वेश्चन में? सैलरी तो इसलिए देते ना कि वो काम कर रहा है। फिनी पेड टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फाइन आपने केक पे किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को, तो ये गवर्नमेंट को जुर्माना आपने पे किया, गवर्नमेंट के जुर्माने माइनस करने की इजाजत नहीं है। इस तरीके से बॉल पॉइंट खोलें कि छींटे उड़े, माइनस अगर आपने 500 पड़ा रहने दिया इधर, तो फिर ये डेफिशिएंट तो सबसे टॉप पे माइनस हो जाएगी। मतलब अगर ये इसको पड़ा रहने दिया इधर, इसलिए तो फिर इधर माइनस हो जाने। मतलब अगर समझ आ रही है ना, मतलब अगर ये 33,000 में पड़ी रही तो ये तो टॉप पे माइनस हो जाएगी। इसको यहां माइनस करना है या कहीं और? ये किस में पड़ी हुई है? 33 में। क्या ये इसकी जगह या इसको अलग से फेस पे शो करते हैं? इसको यहां तो नहीं पढ़ना चाहिए, इसको निकालें। मैं ये नहीं कह रहा कि डेफिशिएंट नॉट अलाउड है, मैं ये कह रहा हूं कि डेफिशिएंट माइनस होने की ये जगह नहीं है। जल्दी आ डेफिशिएंट में आई तो माइनस 31850 13। अब आप तरतीब बता दें जो तीन चीजें माइनस करनी है। लेस, लेस और लेस, ये आप लोगों ने कल किया था, शायद याद हो। सबसे पहले क्या माइनस करें? ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस 2003 का, ये सबसे पहले माइनस करें। फिर माइनस करें हमारे साल की डिप्री, और फिर माइनस करें पुराने साल की टैक्स वालों की डिप्री। चलें जी, एक एक करके अब माइनस करना शुरू करें। सबसे पहले पुराने साल की ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस माइनस करना है। वो धोखा है 3,000 नजर आ रहे हैं, वो है 4,000। असल में ना पुराने साल का लॉस 4,000 है, वो 3,000 उसने इसलिए माइनस किया कि ऊपर 3 पड़ा हुआ था। असल में लॉस पुराने साल का 4,000 है। तीनों पहले ले जाइए। हाँ मैं मर जाना 6 साल बाद, मैनू ले जाओ मंजी तो पाओ, मैनू ले जाओ।
जगह है माय डियर, जगह है। मैंने बैठना नहीं आपके साथ आके, मैं जो पूछ रहा हूँ उस मेरी बात का जवाब दें। जगह है, चलें ठीक है फिर जगह बताएं कितनी क्या है। 9150। हमारे साल की डेप्रिसिएशन, असल में देखें ना हमने शुरू ही इन दोनों फिगर से किया, तो बाकी नीचे तो कुछ हुआ ही नहीं होगा, हमने खुद करना है। हमने शुरू ही सवाल इन दो फिगर से किया जी। हमारे साल की डेप्रिसिएशन 9। अच्छा मेरी जगह है, जगह है थोड़ी बहुती कोई। अच्छा ये फिगर ग्रेटर देन 10 मिलियन है। सॉरी, ट्राई टू बी प्रोफेशनल। 150 रुपया है ये फिगर, ग्रेटर देन 10 मिलियन नहीं है। अगर ग्रेटर देन 10 मिलियन होती तो फिर लोअर ऑफ करके माइनस करते हैं। वो बिल्ली नीचे पड़ी हुई है, चुन्नी मुन्नी, जहां कमर इज नॉट सेटिस्फाइड था उससे ऊपर पड़ी हुई है ये 500। ये पुराने साल की डेप्रिसिएशन कितनी? आप बता दें बाकी डेप्रिसिएशन कब माइनस करेंगे? फिर कभी। कैरी फॉरवर्ड, टैक्स वालों की डेप्री, बोलें तो बोलें, बोला तो बोलें तो कितनी माइनस करना चाह रहे थे? कितनी माइनस हुई? कितनी फुड़क के बाहर आई? क्या नहीं, ये मतलब ये आपने वर्किंग बिजनेस की वर्किंग में करना है। ये वाले लॉसेस बिजनेस की वर्किंग में सेट करने हैं। ओके ब्रो, आ जाए इधर। फेस न्यूमेरिकल का इनकम फ्रॉम ये वतन। अच्छा आज मैं टैक्सेबल इनकम खुद निकालूंगा, टैक्सेबल इनकम आज मैं खुद निकालूंगा, आप लोग मुझे हेल्प ना कीजिएगा। 0। अच्छा टैक्स, मिनिमम टैक्स भी लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि इसकी सेल 100 मिलियन से, कमर ये सुन के बेहोश हो गया कि इसकी सेल 100 मिलियन से ज्यादा है। इसकी सेल 45,000 है, तो मिनिमम टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स 0। अच्छा इसको थोड़ा सा टैक्स में माफ करना चाहता हूं माय डियर, प्लीज मुझे इजाजत दे दें। नहीं अब थोड़ा सा टैक्स इसको माफ करने दें मुझे, मतलब थोड़ा सा तो इसको माफ करने देना, पहले बेचारा इतना टैक्स दे रहे हैं। टैक्स क्रेडिट ऑन चैरिटी डोनेशन, मतलब क्या मतलब अब क्या मतलब ए इंटू बी ओवर सी का फायदा कोई नहीं ना, मतलब 0/0 जरा पता नहीं क्या, तो टैक्स क्रेडिट अब ना ही निकालें। पेएबल टू गवर्नमेंट 0। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ कमर इज सेटिस्फाइड। हाँ ठीक है, ब्रॉड फॉरवर्ड एक्शन को फेस पे लें, ठीक है। अच्छा कैरी फॉरवर्ड कर लें इसको आगे। ओके अब मुझे बताएं, अगर कोई बंदा पेपर में प्रॉफिट से शुरू कर देता तो आज आके तो खोती ने बोर्ड थले खिलौना था, इससे क्या फर्क पड़ना था। अगर कोई बंदा प्रॉफिट से शुरू कर देता तो मेरे ख्याल से अगर आप प्रॉफिट से शुरू करते हैं ना, तो अगर कोई इधर से शुरू करता तो फिर 3,000 भी ऐड करता, 9,000 भी ऐड करता, क्योंकि इनके माइनस करने की अलग जगह है। लेकिन मैं 12,000 से शुरू कर रहा हूं, मतलब 0 से भी शुरू कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉफिट से शुरू करता तो यहां से शुरू कर देता, उठाएं। अगर कोई प्रॉफिट से शुरू करता तो यहां से शुरू कर देता, +3,000 +9,000, लेकिन मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। जो लोग कह रहे थे प्रॉफिट से शुरू करें, रफ वर्किंग किताब के ऊपर ही, वर्किंग 1
इफ आई स्टार्ट फ्रॉम प्रॉफिट, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम प्रॉफिट, अगर मैं कहां से शुरू कर देता, प्रॉफिट से, तो जो लोग 0 से शुरू करना चाह रहे हैं वो 3,000 9,000 को भी ऐड करते हैं। मैं 12 से शुरू कर रहा हूं, मैं 12 से शुरू कर रहा हूं। प्रॉफिट कितने हैं? 12। इसमें ऐड कर दें रिडक्शंस नॉट अलाउड, वो तो पुराना तरीका है, पुराना तरीका है। अच्छा जी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पड़ा है तो क्या करें? पड़ा रहने दें। मतलब आप लोग ऐसे भी करते होते थे ना, यानी लेस शो करते थे, लेस ट्रैवलिंग, प्रॉफिट से चलते हुए नॉट अलाउड को ऐड बैक करते हैं, ऐसे ही करते थे। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए 150, 200, 300, 720, 200 और 500 माइनस हो चुके हैं। आप एग्री करते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ी है ना चीजें, तो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए ये और ये माइनस हो चुके हैं। माने या ना माने, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए ये माइनस हो चुके हैं। इसे मत उल्टाएं, इस उल्टाएं, ये नहीं माइनस होना चाहिए था। घर का बिजली का बिल, इसको उल्टाएं, बिजली, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए 200 माइनस हो चुके हैं, इसको पढ़ा रहे। चलिए आज कह रहे हैं। अच्छा, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए 300 माइनस हो चुके, माइनस नहीं होना चाहिए था। पहले समझ लें फिर नोट कीजिएगा। ये 300 क्या है? भाई सादा सी बात है, आपको याद नहीं? घर के बिजली के बिल ऐड बैक करते थे, डोनेशंस ऐड बैक करते थे, और ये 200 फाइन टू गवर्नमेंट भी ऐड बैक कर दें और ये भी ऐड बैक कर दें, ये इसके माइनस होने की जगह नहीं है। सैलरी भाई की सही माइनस हुई भी है, फाइन ऐड कर दें कितना, और डेप्रिसिएशन भी ऐड कर दें, ये जगह नहीं है इसके माइनस होने की। 13,150। जो लोग प्रॉफिट से चले वो भी वहीं पहुंचे, जिसको पंजाब वालों ने कहा है आ जाके, मतलब पूरा दिन घूमती रही, आ जाके हमारे पास ही वापस आ गई। तो कितने लोग प्रॉफिट से शुरू किया था उन्होंने? ठीक है, और आगे फिर क्या करेंगे? आगे उसी तरह 3 दफा लेस, 1 दफा, 2 दफा, आगे तो उसी तरह लेस करेंगे। गॉट इट? छोड़े ना ये क्लास, पहले जो काम हो रहा है वो कर लो पहले। ओके, तो सेल से भी शुरू कर सकते हैं, और बहरहाल कमर इज नॉट सेटिस्फाइड। अच्छा, नाउ ही इज सेटिस्फाइड, नाउ इज सेटिस्फाइड। चलें आप देखें साथ वाला बैग में क्या लाया हुआ है खाने के लिए। चलें 1-2 मिनट जरा, चलो निकालो ना, दिखाओ चीजें, दिखाओ, नजर नहीं लगेगी इंशाल्लाह। क्या लाएगा? वो जूस के, अच्छा, और ये खाने के लिए
जी माशाल्लाह। चलिए जी निकालें क्वेश्चन नंबर 85। मतलब मैं अपना फ्यूचर देख रहा हूँ, आज से 15 साल बाद अगर पढ़ाना पड़ा मतलब फिर बच्चे क्या करेंगे, सर 85 करा दिया, 84 कराया नहीं आप लोगों ने, उससे सवाल आ गया पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर 55 कर लें। मतलब आज से 10 साल बाद चैप्टर 18 में 20 सवाल और होंगे। अच्छा, लेकिन आप उस वक्त कहेंगे कि मैं कमर वाला सवाल किताब से निकाल दूं। कमर वाला सवाल तो इतना यूनिक है, ये कैसे निकाला जा सकता है किताब से? डॉक्टर सोना वाला भी नहीं निकाला जा सकता। कोई सवाल इस काबिल है ही नहीं, जो निकालने थे हम निकाल चुके हैं। अच्छा वैसे ये मैं आपको, अब वो आपने क्वेश्चन 55 निकाल लिए, वेल एंड गुड। ये मैं आपको वॉइस नोट में भेज देता हूं। अच्छा अब टेक लगा लें, बिल्कुल एक अच्छा सवाल है बिजनेस की रिवीजन का आज। फिलहाल इसकी रिक्वायरमेंट बी सुन लें, और आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा रिक्वायरमेंट बी में। ब्रीफली कमेंट ऑन द ट्रीटमेंट। इसके बारे में, ट्रेवलिंग एक्सपेंस के बारे में आप लोगों ने लिख के आना है। पास पेपर क्वेश्चन 18 चैप्टर 18, ट्रेवलिंग एक्सपेंस इज होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस, सो इट इज अलाउड। दिस इज माय ब्रीफ कमेंट माय डियर एग्जामिनर। द Kamar's residence electricity bill is an expenditure of personal nature, so it is not allowed. This is my brief comment. Damages are not paid, कानून की लैंग्वेज लिख के आइएगा, कानून के हाथ लंबे। Damages are not paid for the violation of law, rule or regulation. That's why that are allowed. For donation, tax credit is allowed, so it is not a deduction allowed. सैलरी पेड टू बारी के बारे में वही लाइन लिख के आइएगा जो अभी मैंने बताई है। सैलरी पेड टू बारी इज होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस, सो इट इज अलाउड। यानी जिसको भी अलाउ करना है उसके लिए लिखाना है होली एंड एक्सक्लूसिवली। फाइन पेड टू गवर्नमेंट इज फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ, रूल और रेगुलेशन, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अलाउड। और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन शुड नॉट हैव बीन रिकॉर्डेड हियर, सो इट विल बी एडजस्टेड एट लास्ट। इट विल बी एडजस्टेड एट लास्ट। सो ये हमारा कमेंट है, इसको सबसे एंड पे माइनस करना है। तो ये रिक्वायरमेंट बी थी, ऐसा ही है। चलें क्वेश्चन नंबर कौन सा? हाँ हो जाएगा, पार्ट दूसरा पार्ट बनाओ।